गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे ऑयल क्रॉप, और ऑयल क्रॉप में हमने डिस्कस कर लिया था मस्टर्ड ऑयल, और अपना कंप्लीट कर लिया था मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, आज हम जिस क्रॉप की बात करेंगे वो है कोकोनट ऑयल क्रॉप। तो जो कोकोनट ऑयल क्रॉप है, इसमें जो आप कोकोनट क्या, अगर हम इसको नारियल के नाम से भी आप जानते होंगे सभी बच्चे कि कोकोनट को नारियल के नाम से जाना जाता है। और अगर नारियल की बात करें तो ये एक वैसे ऐसे तो ऑयल क्रॉप है ही, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसको एज ए ऑयल क्रॉप में हम कोकोनट को बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वैसे बात करें तो इसके नारियल का जो आर्थिक दृष्टि से जो इसका है, काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं हम इसको कि इसका जो नारियल का जो प्लांट है उसकी लीफ है और ये जो फ्रूट्स हैं, इसका नारियल जो है काफ़ी पूजा वगैरह के काम में आता है। इसका जो अगर आर्थिक दृष्टि से जो इसका प्लांट है, जो बादल हैं, इसका पूरा का पूरा प्लांट मतलब इसकी लीफ, इसका स्टेम, इसका फ्रूट, ये इसका जो मतलब फ्रूट्स के अंदर जो मीजोकार्प है, जो पूरा इसका अंदर का जो एम्ब्रियो है, वो सब किस तरह से हमारे काम में आता है। सबकी इसकी एक एक चीज़, स्टैम्प जैसे हम करें, स्टैम्प जो इसकी लीफ की बात करें तो वो जो आदिवासी वगैरह हैं वो अपने घर बनाने के, झोपड़े वगैरह बनाने काम में लाते हैं। और जैसे हम इसका जो फ्रूट्स की बात करें तो जो मीजोकार्प है, वो मीजोकार्प में जो एक रेशा होता है, कोरस फाइबर का प्रयोग करते हैं, जो कारपेट वगैरह रस्सियों के बनाने के काम में आते हैं। अगर हम इसके फल की बात करें, नारियल का जो फल है, उसका जो नारियल का जटा जो बाहर का जो फ्रूट का बाहर की तरफ का है, कॉयर कहलाता है, वो काफ़ी काम का होता है। और इसके अंदर जो गरी मिलती खोपरा, वो हमारे मेन जो है उससे हमको मिलता है ऑयल। पर उसके ऑयल के अलावा जो कोकोनट के अंदर इसके पानी है, वो कोकोनट मिल्क की तरह भी यूज़ है, वो काफ़ी काम का होता है। तो इस तरह से देखा जाए कि पूरा का पूरा नारियल का जो प्लांट है, नारियल क्रॉप ही जो है बहुत ही महत्व की है। तो इसलिए लोग इसको एज ए कल्प, साउथ में तो ऐसे इसको कल्प वृक्ष जैसे मानते हैं कि पूरा का पूरा पेड़, चाहे उसकी लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्रूट्स हो, पूरा का पूरा पेड़ ही काफ़ी आर्थिक महत्व रखता है। पर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इसको ऐसे ऑयल क्रॉप के अंदर कि भाई नारियल का कैसा तेल क्या है, क्या इसका महत्व है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है कोकोनट को एज ए ऑयल क्रॉप में रखा गया है। अब हम इसकी बात करेंगे कि क्या है नारियल का बोटनिकल नेम, क्या होता है नारियल, उसका बोटनिकल नेम क्या रखा है। तो इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो है कोकस न्यूसीफेरा। इसका जो बोटनिकल नेम है कोकस न्यूसीफेरा। इसके लिए ये है कि जो कोकस जो वर्ड नाम है, वर्ड आया है कोको से, और जो ये कोको वर्ड है ये पुर्तगाली शब्द से है। कोको जो वर्ड है वो है पुर्तगाली वर्ड एक है, और उसका अर्थ होता है बंदर। तो बंदर का क्या है कि जो सिर गोल होता है, जो इसका जो फ्रूट है, नट जो फ्रूट है, वो गोल होने की वजह से इसको न्यूसीफेरा का नाम दे दिया। और नट मतलब ऐसा फल, नट बेरिंग है, धारण करने वाला फल कोकस न्यूसीफेरा, इसलिए उसका नाम इस तरह से रखा गया है। तो ये तो होगा इसका है। और इसकी फैमिली है एरेकेसी फैमिली, और हिंदी में इसको नारियल या श्रीफल के नाम से जानते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री की, क्या है इसकी ओरिजिन, कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उत्पत्ति के बारे में भी इसके संबंध में 3 अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग लोगों ने 3 एविडेंस के बारे में बात करी है। जो पहला एविडेंस है या सिद्धांत के अनुसार इसकी उत्पत्ति एंडीज़ के उत्तर में हुई। वहाँ से ये ऐसा कहा गया है कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से लाया गया है, ऐसा माना गया रिसर्च ने। दूसरे सिद्धांत के अनुसार नारियल की जो उत्पत्ति है केंद्रीय अमेरिका के तटीवर्ती क्षेत्र से हुई, और वहाँ से ये इक्वेटोरियल ओकेशन की जो जलधाराओं के द्वारा प्रशांत महासागरीय द्वीपों तक ले आया पानी, इसको नारियल के पेड़ों को। तीसरे सिद्धांत के अनुसार नारियल की जो उत्पत्ति है
संभवतः ऐसा हुआ होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में किसी स्थान पर हुई होगी और वहाँ से अमेरिका तटवर्ती क्षेत्रों में किसी अज्ञात कारण या किसी वजह से एक्सीडेंटली किसी भी वजह से यहाँ पर आ गया होगा। तो ये अलग अलग तरह से इसके अपवाद हैं, 3 तरह के इसकी उत्पत्ति को लेके। अब इसका क्या है कि कहाँ कहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अगर हम बात करें कि इसका, वैसे तो ये हैं जो नारियल हैं वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय फसल है, जहाँ अधिकांश उष्णकटिबंधीय जो देश हैं उनकी व्यापक जो है कृषि की जाती है, जिसमें मेन जो उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, तंजानिया, केन्या, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, नाइजीरिया, घाना, मेक्सिको आदि जो देश हैं, ये सब यहाँ पर नारियल की जो है खेती कल्टीवेट किया जाता है या खेती की जाती है। अगर ये कहें कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तो भारत ही नंबर 1 पे था कल्टीवेशन में नारियल के, लेकिन अभी प्रेजेंस में वर्तमान में जो है इंडोनेशिया व जो है फिलीपींस में, इंडोनेशिया जो है प्रथम स्थान पे आ गया है और फिलीपींस दूसरे स्थान पे, और जो भारत है वो अब तृतीय स्थान पे इसके कल्टीवेशन की खेती पे आ गया। और अगर इंडिया में करें, भारत देश में जो हमारे यहाँ उत्पादक राज्य जो हैं, कहाँ कहाँ यहाँ इसका कल्टीवेशन होता है, ये होता है यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा, दमन द्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, असम एवं त्रिपुरा वगैरह में, इन सब में यहाँ पर नारियल की खेती की जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में केवल केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 46% तक अकेले इसी राज्य में नारियल का कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ विश्व में इसका कहाँ कहाँ नारियल की खेती होती है और इंडिया में, भारत में कहाँ कहाँ नारियल की खेती होती है। अब हम बात करते हैं कि नारियल की क्या प्लांट कैसा होता है, इसकी बोटनिकल कैरेक्टर क्या है, क्या इसके वर्गीकरण क्या है। इसका जो अगर बोटनिकल कैरेक्टर कहें कि कैसा प्लांट दिखता है, तो जो नारियल का जो प्लांट है काफ़ी लंबा होता है, अनब्रांच्ड होता है, किसी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, अशाखित होता है, और जो इसकी लंबाई है 10 to 24 मीटर तक लंबा हो सकता है, काफ़ी लंबा होता है। इसका जो तना है वो, या जिसको ट्रंक कहते हैं, काफ़ी सीधा, लंबा और कभी कभी किसी उसमें वर्क मतलब झुका भी हो सकता है थोड़ा बहुत। इसमें जो तने के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो कि जो पत्ती हैं लीफ स्कार या पर्ण चिन्ह स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देते हैं। पत्ती के जो जहाँ से पत्तियाँ निकल जाती है वो चिन्ह में गिर जाती हैं, वो दिखाई देते हैं। जो स्टेम है काफ़ी अधिक मोटा नहीं होता है और पूरे जो स्टेम की मोटाई है ऊपर से लेकर नीचे तक समान ही होती है। ऐसा नहीं कि नीचे बहुत ज़्यादा मोटा हो, ऊपर छोटा छोटा पतला होता गया हो, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक समान ही होता है। और अगर इसका कहें तो ये 40 to 70 सेंटीमीटर तक डायमीटर तक की इसकी जो थिकनेस है, मोटा इतना ही होता है। इसमें जो लीफ हैं वो पेरिपिन्नेटी होती हैं, उनकी लंबी 2 to 6 मीटर तक हो सकती हैं, और जो लीफ है वो ऊपर की तरफ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, पेड़ के ऊपर की तरफ निर्माण करती हैं। मिडरिब इसमें पाई जाती है, केंद्रीय उसमें, और उनकी लंबाई जो है एक लीफलेट में 200 तक लीफलेट भी अरेंज होते हैं। अब ये है कि इसकी एक लीफलेट जो है उसका जो पर्ण है, लीफ है, उसकी जो आयु है वो 2.5 से 3 वर्ष तक होती है, और जब गिर जाता है तो उस टाइम पर एक स्पष्ट चिन्ह छोड़ जाता है जिसको हम कह रहे थे लीफ स्कार, और वो उस पर दिखाई देता है। अब ये है कि प्रत्येक उसमें इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो प्रत्येक उसमें स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष कम से कम 10 से 15 पुष्पक्रमों का एक मैच्योर फल उसमें लगते हैं। इसमें जो है जो नारियल का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें जो ये मोनोसियस होता है, इसमें मेल तथा फीमेल दोनों तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। अब इसमें जो फीमेल फ्लावर जो हैं
वो 10 से 15 ही होते हैं, जबकि मेल फ्लावर जो हैं 8000 to 10,000 तक मेल फ्लावर होते हैं। सभी जो फ्लावर हैं सिंगल जो है एक नौकाकार स्टेप दिख रहा है, इस तरह से इसमें अरेंज होते हैं। और इसमें मेल जो उसमें फ्लावर में 6 एंथर्स होते हैं और जो फीमेल में जो गाइनेंसियम है वो त्रिअंडपी होती है और जिसमें से 2 अंडकों के जो अवर्ट हो जाते हैं, गिर जाते, विफल हो जाते हैं के कारण केवल जो मैच्योर हैं फर्टिलाइजेशन में एक ही कार्य रह जाता है। फर्टिलाइजेशन में एक उपरांत फल के मैच्योर होने पर कम 1 साल का समय लग जाता है, फल बनने में 1 साल लग जाता है। और इस पके हुए फल को ड्रूप कहते हैं। ड्रूप का हुआ फल क्या कहलाता है? ड्रूप कहलाता है। और ये जो फल है अंडाकार होता है, प्रायः 10 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें एक एम्ब्रियो रिजर्व सुरक्षित रहता है। जो फल है कि भित्ति में 3 भित्तियाँ होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प होते हैं। जो सबसे भीतरी भित्ति है जो एंडोकार्प कहलाती है, जो कड़ी थिक मतलब काफ़ी हार्ड होती है, उसमें 3 रिज पाए जाते हैं। ऊपरी तरह पर डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि आँखें कहते हैं, आँख लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है उसमें। और इसी जो मीजोकार्प जिसको कहते हैं उसमें उससे रेशा प्राप्त होता है, कॉयर प्राप्त होता है। और इसमें अंदर जो अंदर वाली भित्ति है एंडोकार्प में है जो है, उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और जो मैच्योर बीज में काफ़ी बड़ा कोपरा या एंडोस्पर्म जो कोपरा कहलाता है वो एंडोस्पर्म पार्ट होता है। इस जो गरी या कोपरा जिसमें है 60 to 70% जो है बसी ऑयल या ऑयल इसी में है, जो इसका एंडोस्पर्म होता है उसमें ही ऑयल प्रेजेंट होता है। फल का जो भाग है एंडोस्पर्म या गरी कहते हैं। और कच्चे फल में गरी के स्थान पर लिक्विड एंडोस्पर्म भी भरा होता है, जिसे हम कोकोनट मिल्क कहते हैं। इस मिल्क में जो कोकोनट मिल्क की बात करें तो इसमें काफ़ी प्रोटीन और वृद्धि हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता होती है, जो कि मनुष्य के पीने के काम में भी आता है। और क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स होने की वजह से ये टिश्यू कल्चर में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो कोकोनट मिल्क है या कोकोनट वाटर में उसमें काफ़ी ग्रोथ हार्मोन्स होने की वजह से टिश्यू कल्चर में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। तो आपको ये दिखा है कि कैसे मीजोकार्प, एंडोकार्प, रिश्ता है, सॉलिड एंडोस्पर्म है, लिक्विड एंडोस्पर्म जो कि इसमें काफ़ी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और टिश्यू कल्चर में भी काम। ये एक्सप्रेशन जो दिख रहे हैं इसमें आई जैसे स्ट्रक्चर के। तो ये तो हो गया इसका प्लांट की किस तरह से मॉर्फोलॉजी है, कैसा दिखता है नारियल का पेड़, काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। तो और अब इस अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके कल्टीवेशन का। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट के लिए इसको जो चाहिए है इसके प्लांट के लिए, क्लाइमेट के लिए तो इसमें जो टेम्परेचर चाहिए 27 to 32% टेम्परेचर चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 130 to 25 वार्षिक चाहिए। और इसका जो गर्मी नहीं चाहिए, गर्मी ज़्यादा टेम्परेचर में ये सहन काफ़ी नहीं चाहता, इसीलिए जो है इसकी जो खेती है मोस्टली जो कोस्टल एरिया हैं, जो समुद्र के किनारे वाले तटों हैं उनमें वहीं पर इसकी खेती की जाती है। और जो अगर इसका कहें कि मिट्टी कैसे चाहिए, सैंडी क्ले लोम इसके लिए उचित रहती है। तो अगली क्लास में हम इसकी बात करेंगे कल्टीवेशन की, कैसे नारियल की खेती की जाए उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।